नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको इसके झा सर के बुक से लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके जीएस और समान विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि भारत का एक धर्म जोरा आस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। जोरो आस्ट्रियन धर्म अर्थात पारसी धर्म का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र है, और पारसी धर्म का संस्थापक जो थे वह आपको जरथुष्ट थे, और यह धर्म मूलतः ईरान का था। इस धर्म का मुख्य धार्मिक पुस्तक जो है वह आपको जेद अवेस्ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी को थाना भवन में आग लगाकर जिंदा जला दिया। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट यानी कि माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन को। 1949 में चीन में लाल क्रांति के माध्यम से साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, और यह क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1862 में सबसे पहले कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और 1862 से ही बम्बई एवं मद्रास में भी एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और यूपी यानी कि इलाहाबाद में 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, और संविधान का अनुच्छेद 214 के आधार पर उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है, और एंड्रोमेडा भी आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदरिया। सिकंदरिया जो है आपको नील नदी के तट पर स्थित है, और नील नदी जो है वह संसार की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, और यह नदी 6650 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को
क्या कहा जाता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे हम लोग क्रेवासे कहते हैं। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है और एक क्रेवासे एक बर्फ है जो हिमनद में पाया जाता है और क्रेवासे हिमनद की सतह पर बनी अनुप्रस्थ तरंगे प्रकार की होती है और इसका ही निर्माण हिमनद के विभिन्न भागों में हिम की गति में भिन्नता के कारण उत्पन्न तनाव के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो कि आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। केरल में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल्लम को। केरल का कोल्लम अरब सागर के तट पर अष्टमुदी झील के निकट बसा एक बंदरगाह है और इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे भारत का बंदरगाहों में शुमार किया है और यह प्राचीन काल में एक व्यापारिक नगर हुआ करता था और डेनिंगनाडु का अर्थ यानी कि व्यापारिक क्षेत्र होता है, यानी कि डेसिंग, यहाँ पे डेसिनंगनाडु दे रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपको डेनिंगनाडु। डेनिंगनाडु का अर्थ हो जाएगा व्यापारिक क्षेत्र, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोल्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य का नाम है जबकि अन्य जो दिया हुआ है वह आपको राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएसई का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और आपको एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक निफ्टी 50 का उपयोग भारतीय पूंजी बाजारों के बैरोमीटर के रूप में किया जाता है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह अमेरिका में स्थित है। आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया और निर्णय के आधार पर 1945 में हुआ और जिसका मुख्यालय अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में है और इसका सदस्य देशों की संख्या 189 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि मानों के एक समूह के विचलन वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि इसे डैश से मापा जाता है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानांतर माध्य। यानी कि आपको मानों के एक समूह के विचलन वर्गों का योग जो है वह न्यूनतम होता है यदि इसे समानांतर माध्य से मापा जाता है, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। सौर ऊर्जा के पावर प्रोडक्शन के लिए केंद्र सरकार किराए पर लोगों का छत लेगी और इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा किए जाने की योजना है। 100 वर्ग मीटर की छत के लिए करीब 3000 रुपये प्रति माह किराया मिलेगा और एक समझौता के तहत जो अधिकतम 25 वर्ष का होगा सोलर पावर छत को किराए पर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमाशा। तमाशा जो है वह महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह एक प्रकार का श्रृंगारिक नाटक नृत्य है। यह लोक कला यहाँ की अन्य कला
से थोड़ी अलग है। तमाशा शब्द का अर्थ है मनोरंजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरबा जो है आपको गुजरात का, डांडिया भी गुजरात का हो जाएगा, और भाखड़ा जो है यह आपको पंजाब का लोकनृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको खड़ा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान हैं, और कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान क्या होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.6734 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग वजन कहते हैं। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन यानी कि भार कहा जाता है, और वजन यानी कि भार यह एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और भार एक सदिश राशि है, और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आसवन। समूह के पानी को आसवन विधि द्वारा अलवणीकरण किया जाता है, और आसवन जो है वह पृथक्करण की भौतिक विधि है। पृथक्करण की भौतिक विधि है क्या, तो आसवन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 22 में आपको कह रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेमोक्रिटस। शब्द परमाणु का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, और परमाणु वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और परमाणु की जो त्रिज्या होता है वह 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि डैश एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, और एल्युमिनियम के अयस्क आपको क्रायोलाइट, कोरंडम, फेलोस्पार और एलुनाइट भी आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, और लोहे का अयस्क आपको या हेमेटाइट जो दे रहा है आपको लोहा का अयस्क हेमेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि रक्त क्या है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त जो है यह संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉल्डेन ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रा। हाइड्रा जो है वह पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। और हाइड्रा निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा जो है वह हाइड्रा निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। और हाइड्रा का शरीर जो है गोल, लंबा और लचीला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एविज में शामिल है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षी। एविज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट यौगिक जो है वह गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 में कह रहा है कि लाइट पेन क्या है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन का उपयोग बहुत सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित करने में करते हैं। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन डेली आपको कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछ रहा है। आपको जो भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उसमें आप कंप्यूटर का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, यानी कि आपको सिलेबस के अनुसार ही यह प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य अगर 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल अगर 7 न्यूटन है तो विस्थापन उसका ज्ञात करना है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मीटर। यानी कि W बराबर आपको 56 जूल हो जाएगा और आपको S निकालना है और F बराबर आपको हो जाएगा 7N। तो W बराबर होता है F गुने N। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 माफ कीजिएगा, 32 में आपको कह रहा है कि फूड बैंक इंडिया नामक अभियान का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? फूड बैंक इंडिया नामक अभियान का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 2030। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ही फूड बैंक इंडिया 2030 तक प्रत्येक जीरो हंगर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य है पूरे देश में फूड बैंकों का एक मजबूत एवं कुशल नेटवर्क स्थापित करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि FIR आपके द्वार पहल किस राज्य से संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार पहल की शुरुआत की है और इस पहल के तहत पीड़ितों को प्राथमिक अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं पीड़ितों के घर आकर FIR दर्ज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोक लेखा समिति। संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह समिति सदस्यीय समिति है और परंपरागत तौर पर उस समिति के अध्यक्ष के तौर पर विपक्ष के नेता को ही चुना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 35 में कह रहा है कि अम्फान नामक चक्रवाती तूफान का संबंध निम्नलिखित में से किस सागर से है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंद महासागर से। 29 अप्रैल 2020 को बंगाल की खाड़ी में अम्फान नामक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ और 29 मई 2020 को अम्फान चक्रवात के कारण भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश को भी काफ़ी तबाही का सामना करना पड़ा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 में कह रहा कि वेणुगोपाल भारत के किस क्रमांक के अटॉर्नी जनरल हैं?
36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15वें। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था और हाल ही में 29 जून 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल को एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। केरल द्वारा समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है और इस सेवा से समुद्र में और अधिक कुशल बचाव सुनिश्चित किया जा सकेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो 38 का राइट आंसर हम बता देते हैं, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 24 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी नौकरियों के लिए समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 24 अगस्त 2020 को दिया गया है और इसके अंतर्गत सीईटी के स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि भारतीय रेलवे विकास के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले रेलवे संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की गई है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुगली, पश्चिम बंगाल। हुगली संग्रहालय अपनी तरह का पहला संग्रहालय है जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2020 को की गई है और यह संग्रहालय भाप युग से लेकर आधुनिक बुलेट ट्रेनों के युग तक रेलवे के विकास की कहानी को प्रदर्शित करेगा यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारतीय रेलवे मंत्रालय यानी कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेलवे मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है और रेलवे द्वारा यह घोषणा की गई है कि वर्ष 2030 तक वह पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित होगी यानी कि यह आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था। इससे पहले दोस्तों हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।